दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यू सीरीज के सीजन 3 को। पिछले 2 सीजन में हमने देखा कि कैसे जो ने बैक और कैंडिस को ठिकाने लगा दिया, बावजूद इसके कि वो उन दोनों से कितना प्यार करता था। फिर उसने लव को अपने प्यार में फंसाया। सीजन 2 के एंड में जो को पता चल गया था कि लव भी उसी की तरह एक साइको है और साथ में वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। यू के पिछले 2 सीजन की तरह सीजन 3 भी बहुत शानदार है। इस सीजन में हम देखेंगे कि कैसे जो और लव का बच्चा होने के बाद उनकी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। जो और लव दोनों एक ही माइंडसेट से बने हैं। उन दोनों का मानना है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज हमें टेंशन दे तो उसको खत्म कर देना चाहिए और यही बात यू के इस सीजन को सबसे खास बनाती है। अगर आपने यू के पिछले 2 सीजन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप ये सीजन खत्म होने के बाद भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है लव से, जिसने कुछ समय पहले ही एक फूल से लड़के को जन्म दिया था। जब ये बात जो को पता चली कि उसके घर बेटा हुआ है तो ये बात सुनते ही वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा से ही एक लड़की की उम्मीद करी थी। जो जानता था कि लड़का मतलब जो का आने वाला कल, और अगर वो भी जो और लव की तरह बन गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। खैर फिलहाल के लिए जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और अपने बेटे की देखभाल में लग जाता है। बेटे के पैदा होने के बाद लव पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती है। वो ये तक भूल जाती है कि उसका मनचला पति किसी और की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। अब ये लोग साइबेरिया में रहते थे और यहाँ इनके पास पैसा कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, क्योंकि यहाँ एक भी बुक स्टोर उपलब्ध नहीं है। जो ने अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया और उससे जो भी कमाई हुआ करती थी वो उस कमाई को एली को भेज दिया करता था, क्योंकि लास्ट सीजन में एली की बहन का कत्ल हो गया था और वो कत्ल लव ने किया था। एक दिन जो और लव अपने बेटे हेनरी के लिए शॉपिंग करने स्टोर में जाते हैं। वहां उन्हें फेमस मॉम फ्लुएंसर और व्लॉगर शेरी मिलती है, जिसको हमेशा खुद की तारीफ करने और खुद को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की आदत थी। शेरी के चले जाने के बाद लव जो को कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन जो तो किसी और के ही ख्यालों में खोया हुआ था। दरअसल जब से जो ने अपनी पड़ोसन नटैली को देखा था तब से ही वो उसका दीवाना हो गया। उठते बैठते सोते जागते बस वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था और नटैली भी जो पर लाइन मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब जो हर पल सोचता रहता था कि वो नटैली के पास जाकर उससे क्या बात करे, लेकिन फिर लव और उसके बेटे हेनरी का ख्याल आते ही वो उस बात को दिमाग से निकाल देता था। लव और उसकी माँ डाटी ने हेनरी का नाम फाटी रखा था, क्योंकि उनका मानना है कि फाटी ने ही हेनरी बनकर उनके घर में जन्म लिया है। फाटी यानी लव का भाई, उसका भी पिछले सीजन में कत्ल हो गया था। अब हेनरी और जो की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो भले ही छोटा था लेकिन जो को देखकर हमेशा रोने लगता था। ये बात लव को भी समझ में आ रही थी कि जो हेनरी को पूरे मन से प्यार नहीं करता और शायद इसीलिए हेनरी उसके पास खुश नहीं रहता। एक दिन जो हेनरी की पैंट्स लाने के बहाने नटैली का पीछा करने लगता है। जब नटैली स्टोर के अंदर जाती है तो जो गाड़ी में बैठकर उसके साथ खुद को इमेजिन करना शुरू कर देता है। यही ख्याल जो के मन में कैंडिस, बेक और लव को लेकर भी आते थे, लेकिन अब उसे खुश रहने के लिए कोई और मिल गया था। कुछ देर बाद नटैली स्टोर से बाहर आ जाती है और जो को हेनरी की पैंट्स लाकर देती है। जो समझ जाता है कि नटैली ने भी उसे नोटिस किया है और वहीं से जो और नटैली के प्यार की शुरुआत हो जाती है। फिर घर जाकर जो नटैली के बारे में वेब सर्च करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि नटैली का एक हस्बैंड भी है, मैथ्यू एंगलर, जो कि ज्यादा समय बाहर ही रहता है और इसीलिए शायद नटैली किसी ऐसे प्यार की तलाश में है जो हमेशा उसके साथ रहे और उसे सच्चा प्यार करे। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लव शेरी और उसके 2 दोस्त किकी और एंडू से मिलती है। फिर शेरी लव को फोर्स करके अपने साथ कॉफी पीने के लिए ले जाती है, जिसके बाद वो सभी वहां पर बैठकर बच्चों के बारे में बात करते हैं। फिर शेरी लव को कहती है कि तुम्हें बच्चे हो जाने के बाद सेक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शेरी की बात सुनकर लव थोड़ा दुखी हो जाती है, क्योंकि जब से हेनरी हुआ है तब से ही जो एक बार भी उसके करीब नहीं आया। फिर घर जाकर लव जो से इस बारे में बात करती है।
फिर वो जो के करीब जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके, लेकिन जो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। जो के ऐसे बर्ताव पर लव थोड़ा झुंझला जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पूरा दिन सिर्फ अपने में ही खोए रहते हो और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतना कहकर लव वहां से अपनी माँ के घर चली जाती है, जिसके बाद जो को भी मौका मिल जाता है नटैली से बात करने का। नटैली खुद जो को कॉल करके ड्रिंक के लिए बुलाती है, लेकिन जो ये देखकर हैरान था कि आखिर नटैली को उसका नंबर कहां से मिला। नटैली के घर पहुंचकर जो उससे यही सवाल पूछता है। फिर नटैली बताती है कि मेरे पति की टेक कंपनी है, इसीलिए मैं किसी का भी नंबर बड़ी ही आसानी से पता कर सकती हूँ। फिर नटैली ड्रिंक करते हुए जो को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन चीयर्स करते वक्त नटैली का गिलास टूट जाता है, जिसके कारण उसके हाथ में काफी चोट लग जाती है, लेकिन जो फौरन उसकी मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर देता है। नटैली जो की आंखों में साफ देख पा रही थी कि वो भी उससे प्यार करता है और इसीलिए अब वो जो को बेडरूम में ले जाकर उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करती है। फिर जो भी नटैली को किस करता है, लेकिन फिलहाल वो एक्स के लिए तैयार नहीं था। उसे अच्छे से पता है कि वो किसी का पति है और पिता भी है, इसलिए नटैली के साथ कुछ भी गलत करना जो को ठीक नहीं लगता। जो का बिहेव देखकर नटैली भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक जो को हो क्या गया है, लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि जो जाने से पहले उसकी एक पैंटी वहां से ले गया। जो के घर आने के बाद लव भी वापस लौट आती है। फिर वो जो को कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ, इसीलिए मैं वापस लौट आई। अब जो से भी रहा नहीं जाता और फिर जो वो प्यार नटैली को देने वाला था, वो सारी इच्छा वो लव के साथ पूरी कर लेता है। फिर अगली रात जो और लव शेरी की पार्टी में जाते हैं। वहां लव को नटैली भी दिखती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेरी नटैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दरअसल नटैली ने जब मैथ्यू से शादी की तब वो पहले से ही शेरी की दोस्त का पति था, लेकिन नटैली ने उसे अपने प्यार में फंसाकर मैथ्यू का बसा बसाया घर खराब कर दिया। फिर नटैली और लव दोनों आपस में बातें करते हैं तो लव उसे अपने एक सपने के बारे में बताती है। लव हमेशा से ही चाहती थी कि उसकी अपनी एक बेकरी हो, क्योंकि वो खुद एक ट्रेंड शेफ है और उसे पूरा यकीन है कि अगर उसकी बेकरी होगी तो लोग उसका बनाया हुआ केक जरूर पसंद करेंगे। फिर नटैली लव से कहती है कि मैं एक जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ तुम अपनी बेकरी खोल सकती हो। फिर लव नटैली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी नटैली लव को कहती है कि तुम और जो कभी हमारे घर पर नहीं आए, इसीलिए मैं जल्दी ही ड्रिंक्स का प्रोग्राम रखकर तुम दोनों को मेरे यहाँ जरूर बुलाऊंगी। लव भी नटैली की ये बात सुनते ही समझ जाती है कि जरूर इसके और जो के बीच में कुछ चल रहा है। दरअसल जो ने पहले ही लव को बता दिया था कि मैंने नटैली के घर जाकर उसके साथ ड्रिंक पी थी और इसका मतलब नटैली झूठ बोल रही है कि तुम दोनों कभी हमारे घर नहीं आए। अब लव नाराज होकर पार्टी से जाने लगती है। फिर जो के पूछने पर वो उसे कहती है कि मुझे अब सब समझ में आ गया, तुम इतने महीनों से मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे। फिर जो लव को कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन लव कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। फिर जो चिल्लाते हुए लव को सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं नटैली के घर पर गया था और उसने मुझ पर लाइन मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अब ये बात सुनकर लव को जो पर विश्वास हो जाता है और वो उसकी बात मान लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अभी भी शक था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर अगली सुबह लव स्टोर रूम में जाकर अपना बेक करने वाला सारा सामान बाहर निकाल लेती है। फिर वो नटैली को फोन करके कहती है कि मैं जगह देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। जब लव स्टोर रूम में जाने लगती है तो उसे जो की छुपाई हुई कुछ चीजें मिलती है। वो देखती है कि जो ने एक बॉक्स के अंदर नटैली की पैंटी, उसका नाम और जिस स्कार्फ से उसने नटैली का खून साफ किया था वो स्कार्फ भी छुपाया हुआ है। ये सारी चीजें देखकर लव के होश उड़ जाते हैं। अब वो समझ जाती है कि जो अभी भी नटैली के ख्यालों में खोया रहता है और इसीलिए लव नटैली को मारने के बारे में सोचती है। फिर वो जगह देखने के बहाने नटैली से मिलती है और उसी साइट पर ही उसे मार डालती है। दूसरी तरफ जो नटैली की बताई हुई लाइब्रेरी में बैठकर हेनरी को कहानियां सुना रहा था। फिर जब वो वहां से निकलने लगता है तो लव उसे फोन करती है और सिसकते हुए कहती है कि शायद हमें कपल्स थेरेपी की जरूरत है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जो जब बेकरी वाली जगह पर जाता है तो नटैली की लाश देखकर चौंक जाता है।
फिर वो लव को कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इसे मार दिया। लेकिन तभी लव जो को उसका बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि तुम बताओ ये तुम क्या कर रहे थे। अब जो समझ जाता है कि लव को सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए उसने नटैली को मार दिया। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि वे लोग नटैली की लाश को छुपाएंगे कहाँ। अब जो कैंडिस की तरह नटैली को भी जमीन के अंदर दफनाने के बारे में सोच रहा था। फिर वो लव से कहता है कि मैंने जैस्पर को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को मिक्सी में पीस डाला था, लेकिन नटैली के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। जो का ये राज जानने के बाद लव को उल्टी सी आने लगती है। फिर वो नटैली की सारी जिम्मेदारी जो को सौंप देती है और खुद हेनरी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर जो सबसे पहले नटैली को एक पोलोथीन में पैक करता है और उसका फोन भी वहां से हटा देता है। जो जानता था कि मैथ्यू जरूर नटैली के पास फोन करेगा और फिर उसको ट्रेस करने की कोशिश भी करेगा, इसीलिए जो ने सारा प्लान पहले से ही सोच रखा था। उसका प्लान था कि नटैली की लाश को जमीन में दफनाकर वो उसके पति के पास मैसेज करेगा ताकि मैथ्यू नटैली को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाए। जब साइट पर मैथ्यू को केवल नटैली का सामान मिलेगा, नटैली नहीं, तो उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगेंगे। उसे लगेगा शायद नटैली किडनैप हो गई है या फिर उसे कुछ हो गया है। फिर कुछ समय बाद जो नटैली के फोन से आखिरी मैसेज उसकी बहन को करेगा जिसमें लिखा होगा कि मैं नाखुश हूँ। नटैली के इस डिप्रेसिंग मैसेज के बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी और जो और लव इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। सारा काम खत्म करने के बाद जो वापस घर आ जाता है। अब जो को यकीन हो गया था कि उसकी बीवी मास्टरमाइंड है जो समय आने पर किसी का भी कत्ल कर सकती है। उसके इसी ख्याल के कारण लव और जो दोनों एक दूसरे को पसंद करना बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों साइकियाट्रिस्ट कैंड्रा के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें कुछ सलाह दे सके। फिर कैंड्रा लव और जो दोनों की बातें ध्यान से सुनती है। दोनों की बातों से वो समझ रही थी कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपसी तनाव के कारण खुलकर जी नहीं पा रहे। फिर लव कैंड्रा को बताती है कि लोग मुझे पागल समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हर काम बिना सोचे समझे करती हूँ। लव की ये बात सुनते ही कैंड्रा कहती है कि लोग से तुम्हारा क्या मतलब, क्या जो के अलावा कोई और भी है जो तुम्हें पागल समझता है। अब लव कैंड्रा को कुछ पिछली बातें बताना शुरू करती है। दरअसल कुछ समय पहले जब लव ने अपनी माँ को बताया कि मैं एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, तो उसकी माँ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि इन दिनों हमारी फैमिली के पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी एक भी रुपए की हेल्प नहीं करूंगी। लव की माँ डांटी कहती है कि तुम्हें परेशानियों को समझना चाहिए, तुम हर फैसला बिना सोचे समझे लेने लगती हो। फिर लव भी डांटी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। वो बस ये चाहती थी कि लोग उसकी काबिलियत समझें, लेकिन शायद कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। फिर वो इसी तरह का एक और किस्सा कैंड्रा को सुनाती है। हेनरी के पैदा होने के बाद जब लव इस शहर में आई तो उसकी मुलाकात थियो नाम के एक लड़के से हुई। थियो ने लव को देखते ही उस पर लाइन मारना शुरू कर दिया, लेकिन जब लव ने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो वहां से चला गया। लव इसी तरह की उम्मीद जो से भी करती है। वो चाहती है कि जो किसी और लड़की पर ध्यान देने की बजाय अपने बेटे और पत्नी की तरफ ध्यान दे, लेकिन जो है कि उसकी फीलिंग समझ ही नहीं पा रहा। फिर कैंड्रा का आज का सेशन यहीं पर ओवर हो जाता है। वो लव और जो को सलाह देती है कि तुम दोनों शांति से एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और झगड़ा तो बिल्कुल भी मत करना। घर आने के बाद जो कुछ देर लव से बात करता है और फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उसी लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरियन मैरी जो को कहती है कि तुम्हें अब कौन सी किताब चाहिए। जो कहता है कि मुझे पुरानी किताबों वाला सेशन देखना है। अब मैरी जो को बेसमेंट में रखी सालों पुरानी किताबें दिखाने ले जाती है। फिर जो उनमें से 2 किताबें पसंद करता है और फिर उन्हें पढ़ने के लिए घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्रू के बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लव उस पार्टी में सभी को अपने बनाए हुए कप केक खिलाने वाली थी, लेकिन शेरी और उसके दोस्त बहाना बनाकर लव के पैन केक खाने से मना कर देते हैं। लव किसी को भी पैन केक खाने के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि उसको शेरी की बात का बहुत बुरा लगा है। कुछ देर बाद शेरी के दोनों बच्चे लव के पास वो पैन केक खाने के लिए आ जाते हैं। फिर लव भी खुशी खुशी उन्हें वो पैन केक खिला देती है, लेकिन तभी शेरी चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ये क्या किया, मेरे दोनों बच्चों को शुगर से एलर्जी है। फिर जो और शेरी का पति कैरी वहां पर आकर मामले को शांत करते हैं। कैरी जो को यकीन दिलाते हैं कि मैं अपनी बीवी को समझा लूंगा, वो बस अपने बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा भड़क गई थी।
फिर बातों बातों में कैरी जो को कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनकर जो के होश उड़ जाते हैं। दरअसल मैथ्यू ने कैरी और अपने सभी दोस्तों को एक रिंग दी थी जिसकी हेल्प से वो जब चाहे जहां चाहे अपने करीबियों की शुगर वगैरह चेक कर सकते हैं। अब जो समझ जाता है कि जरूर इस रिंग में जीपीएस भी लगा होगा और जो ने ये वाली रिंग नटैली के हाथ में भी देखी थी। फिर जो और लव दोनों फौरन उस पार्टी से निकलकर नटैली की लाश के पास पहुंच जाते हैं। फिर जो लव को कहता है कि हमें लाश को बाहर निकालना होगा ताकि हम वो रिंग उसकी उंगली से निकाल सकें। नटैली की लाश अब तक पूरी तरह से सड़ चुकी थी। फिर जब जो उसके हाथ से रिंग निकालता है तो देखता है कि वो रिंग टूटी हुई है। अब उन दोनों को पूरी तरह से विश्वास था कि ये रिंग नटैली के गिरते वक्त ही टूट गई होगी। फिर वो टूटी हुई रिंग को वहीं पर फेंक कर नटैली की लाश को वहां से ले जाते हैं। दरअसल अब लास्ट लोकेशन ट्रेस होने के डर से जो को बॉडी दफनाने के लिए कोई नई जगह चाहिए थी और इसका बंदोबस्त भी जो कुछ ही मिनटों में कर लेता है। वो नटैली की लाश एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ले जाता है और उसे वहीं पर दफनाने के बारे में तय करता है। लव जो का दिमाग पढ़कर हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आखिर लोगों को गायब करने के तरीके इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेता है। फिर जो लव पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ये सब तुम्हारी ही वजह से करना पड़ रहा है। मैं बदलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब से तुम्हारी सच्चाई पता चली है तब से मैं पहले जैसा बन गया हूँ। फिर लव भी जो के ऐसे बर्ताव पर थोड़ा भड़क जाती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें खुश ना रखूं तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे। अगले सीन में हम देखते हैं लव और जो वापिस से कैंड्रा के पास जाते हैं। कैंड्रा जो से पूछती है कि तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है। फिर जो कहता है कि मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है कि अगर कोई मेरी सच्चाई जान गया तो क्या होगा। फिर लव जो की फीलिंग समझते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसके मन में भी इसी तरह का डर छुपा हुआ था। अब कैंड्रा उन दोनों को सलाह देती है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मान लो कि तुम दोनों एक ही टीम के मेंबर हो और तुम्हें आपसी लड़ाई के बाद भी एक दूसरे के साथ ही रहना है। अब लव और जो दोनों को ही कैंड्रा की ये बात बहुत अच्छी लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि असल में उनकी जिंदगी में और कोई है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं और शायद इसीलिए अब तक वो एक साथ टिके हुए हैं। फिर घर जाकर जो लव के साथ जी भर के रोमांस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए उन दोनों ने एक प्लान भी सोच रखा था। अगली सुबह लव और जो बेकरी खोलने वाली जगह पर एक बड़ा सा पिंजरा बना लेते हैं। ये हुबहू वही पिंजरा था जिसमें जो अब तक सभी को बंद किया करता था। फिर वो दोनों तय करते हैं कि जब भी हमारे बीच तनाव होगा हम यहीं आकर अपनी सारी परेशानियां सुलझा लिया करेंगे। और साथ में लव अपनी बेकरी की ओपनिंग भी कर लेती है जो हमेशा से ही उसका सपना था। फिर रात के वक्त लव मैथ्यू का हालचाल देखने के लिए कपकेक देने के बहाने उसके घर जाती है। वहां लव को थियो मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू और उसकी पहली वाइफ का बेटा है। फिर लव उन दोनों को देखते ही समझ जाती है कि जरूर इन्हें कुछ तो पता चल गया है। फिर वो वापस घर आकर जो को इस बारे में बताती है लेकिन जो उसका हाथ थामकर उसे ये एहसास दिलाता है कि हम एक साथ मिलकर हर मुश्किल से निपट सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो और लव नटैली की मौत का राज कब तक राज बनाकर रख सकते हैं। थर्ड एपिसोड की शुरुआत कुछ दिन बाद से होती है। अब तक ये खबर हर जगह फैल चुकी थी कि नटैली गायब हो गई है और हर मीडिया चैनल पर नटैली के गायब होने का कारण सिर्फ उसके पति मैथ्यू को ही बताया जा रहा था। लव जो से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस पहले ही पड़ोसी होने के नाते हमसे पूछताछ कर चुकी है और अब अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो हम दोनों जेल में होंगे। अब जो जानता था कि लव को पुलिस और मीडिया की आदत नहीं है। उसने भले ही कई कत्ल किए हो लेकिन हर बार डाटी ने पैसों के दम पर मामले को दबा दिया। फिर जो लव से कहता है कि बस नॉर्मल रहो और ऐसे दर्शाओ जैसे हमें भी नटैली की मौत का बहुत अफसोस है। फिर जो के चले जाने के बाद लव अपनी माँ डाटी को हेनरी की जिम्मेदारी सौंप देती है और खुद बेकरी में आकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरी, किकी और एंड्रयू आते हैं। शेरी लव से कहती है कि हमने नटैली को ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाई है। हमें शक है कि जरूर मैथ्यू ने ही उसके साथ कुछ किया है, इसलिए अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज हमें बता दो। फिर लव शेरी की बात सुनकर घबरा जाती है। फिर वो नॉर्मल तरीके से उसको कहती है कि मुझे नटैली के बारे में कुछ नहीं पता, उसने बस मुझे इस जगह के
बारे में बताया था और फिर उसके बाद हमारी कभी भी कोई बात नहीं हुई। अब लव ने शेरी को बेकरी वाली बात बताकर गलती कर दी। वो भूल गई कि शेरी को ओवर एक्टिंग करने की आदत है और अगर उसने ये बात मीडिया को बता दी तो लव और जो दोनों ही फंस जाएंगे। कुछ ही घंटों में लव का शक बिल्कुल सही साबित होता है। शेरी मीडिया को बता देती है कि नटैली ने आखिरी बार लव को वो बेकरी वाली जगह दिखाई थी। इसके बाद ऑफिसर्स एक बार फिर से जो को पूछताछ करने के लिए बुला लेते हैं। फिर एक ऑफिसर जो को स्टोर के बाहर वाली फोटो दिखाते हुए कहती है कि नटैली तुम्हें वो पैंट्स लाकर क्यों दे रही थी। फिर जवाब में जो कहता है कि वो बस मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करती है। घबराहट की वजह से वो अपना पसीना नहीं रोक पा रहा था। लेकिन एक बात मत भूलो, जो बहुत ही शातिर है। वो जैसे तैसे ऑफिसर को अपनी बातों में उलझाकर वहां से भेज देता है। अगले सीन में हम थियो को देखते हैं जो लव की बेकरी पर कप केक खाने आया था। लव थियो की बातों से समझ जाती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो थियो को कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम जो भी कर रहे हो ये सब बंद कर दो। फिर कुछ देर बाद लव के पास डाटी की कॉल आती है। डाटी लव को बताती है कि हेनरी की तबीयत खराब है और इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। लव उसकी बात सुनते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन हॉस्पिटल की ओर भागती है। फिर वहां से जाते वक्त थियो उसे कहता है कि तुम निश्चिंत होकर चली जाओ, मैं ओवन ऑफ करके तुम्हारी बेकरी बंद कर दूंगा। थियो जानबूझकर लव से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता है कि लव ने उसे अपने करीब आने से मना किया है, लेकिन फिर भी वो लव के इमोशंस का फायदा उठाकर उसके साथ मजे करना चाहता था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले लव जो को भी फोन करके वहां पर बुला लेती है। फिर डॉक्टर उन्हें बताती है कि हेनरी को मिजल्स हुआ है। इसका मतलब हेनरी जरूर किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आया होगा। अब जो और लव समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो संक्रमित व्यक्ति है कौन, क्योंकि लव और उसकी माँ तो पहले से ही वैक्सीनेटेड है, लेकिन जो किसी को नहीं बताता कि उसे वैक्सीन नहीं लगी हुई। दरअसल बचपन में जो के साथ जब वो हादसा हुआ तो उसकी माँ उसे अनाथालय छोड़कर चली गई थी। फिर उन्होंने जो से वादा किया कि मैं वापस जरूर आऊंगी, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आई। वहाँ बड़े बच्चों ने जो को बहुत परेशान किया। वो लोग उसे डराते धमकाते और यहाँ तक के मारते भी थे। उसी अनाथालय में जो को मिजल्स की वैक्सीन भी नहीं लगाई गई थी और इसीलिए उसे डर है कि कहीं हेनरी उसकी वजह से ही इन्फेक्टेड ना हो गया हो। अगले सीन में हम लव को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मार्गरेट को हेनरी के बारे में बता रही थी। मार्गरेट लव की बात सुनकर घबरा जाती है और तुरंत ही फोन काट देती है। लव समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मार्गरेट को क्या हो गया, लेकिन मार्गरेट के फोन काटने की असली वजह क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं जो जब टीवी देख रहा था तो वो न्यूज में देखता है कि लव की बेकरी वाली जगह को लेकर मीडिया ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। ये सब देखकर उसको फिर से बहुत तेज पसीना आने लगता है, क्योंकि अगर बेकरी में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनका फंसना तय है। फिर लव जो से कहती है कि अब हमारा नॉर्मल रहने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मीडिया का पूरा ध्यान हमारी तरफ से हट जाए। तभी अचानक से जो को याद आता है कि उसने नटैली का स्कार्फ भी उसके घर से चुरा लिया था। फिर लव और जो तय करते हैं कि वो उस स्कार्फ की हेल्प से मैथ्यू को फंसा देंगे और फिर उसके बाद मैथ्यू को जेल हो जाएगी और नटैली का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हेनरी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए लव उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी। लेकिन जो तो अपने घर जाकर प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल जो को भी मिजल्स हो गया था। इसका मतलब उसे पसीना घबराहट की वजह से नहीं बल्कि उस बीमारी की वजह से ही आ रहा था। तभी अचानक से जो के पांव लड़खड़ाने लगते हैं। उसे एहसास होता है जैसे उसका पूरा शरीर बुरी तरह से तप रहा हो और तभी जो को अपनी ही एक छवि नजर आती है। ये सारे भ्रम जो के दिमाग में चल रहे सवालों की वजह से हो रहे थे, क्योंकि जब तक जो का दिमाग शांत नहीं हो जाता तब तक ये छवि उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर जो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैथ्यू के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे फिर से भ्रम होना शुरू होते हैं तो उसकी आंख सीधे मैथ्यू के सोफे पर खुलती है। इस वक्त जो और मैथ्यू दोनों के ही मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। मैथ्यू सोच रहा था कि आखिर जो मेरे घर के पीछे क्या कर रहा था, और जो सोच रहा था कि कहीं मैथ्यू ने मुझे स्कार्फ रखते हुए देख ना लिया हो। फिर मैथ्यू से बात करने पर जो को एहसास होता है कि वो बहुत ही भला इंसान है। उसे पहले ही बीवी के गायब हो जाने का बहुत दुख है और अगर जो ने मैथ्यू को जेल भिजवा दिया तो थियो की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। फिर जो मैथ्यू को फंसाने का प्लान कैंसिल कर देता है और उसके कूड़ेदान के पास से वो स्कार्फ उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। अब तक हेनरी को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। फिर लव जो के अंदर आते ही उससे पूछती है कि काम हुआ या नहीं।
फिर जो उसे सारी सच्चाई बता देता है। जो को लगने लगता है कि लव ये सब कुछ जानकर नाराज होगी, लेकिन लव तो जो को कहती है कि तुमने अच्छा ही किया। भले ही लव और जो दोनों ही सनकी हैं और किसी की भी जान ले सकते हो, लेकिन एक अच्छे और बेगुनाह इंसान को फंसाना दोनों की ही फितरत में नहीं है। फिर कुछ देर बाद मीडिया नटैली के गायब हो जाने को लेकर मैथ्यू और उसके बेटे थियो से बात करती है। एंजेला नाम की ऑफिसर जो नटैली के केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनके पास एक जूनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो बताता है कि नटैली की रिंग मिल गई है। अब जो और लव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर गलती से भी उस टूटी हुई रिंग में कुछ भी जानकारी निकल गई तो वो दोनों फंस जाएंगे। अगले सीन में हम मार्गरेट के हस्बैंड गिल को देखते हैं, जो लव के पास सॉरी बोलने के लिए आए हुए थे। गिल लव से कहता है कि हमें माफ कर दो। उस दिन जब तुम एंड्रयू की पार्टी में आई तब हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चों को मिजल्स है। उन्हीं से संक्रमित होकर हेनरी को भी मिजल्स हो गया और शायद इसीलिए मार्गरेट ने घबराकर फोन काट दिया। गिल की बातें सुनकर लव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि किसी और के बच्चों की वजह से आज उसका बेटा मरते मरते बचा था और इसी गुस्से के कारण लव गिल के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब देखना यह है कि क्या गिल इन साइको पति पत्नी के बीच से जिंदा बच पाएगा या फिर इसका भी वही हाल होगा जो कैंडिस, बेक, डिलाला, हैंडी, पीच और जैस्पर के साथ हुआ था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं जो और लव ने गिल को एक केज के अंदर बंद कर दिया था। गिल की जब आंख खुलती है तो वो काफी घबराया हुआ था और सदमे में भी था। फिर वो जो को बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे मारा था। फिर जो कहता है कि वो बस हेनरी को लेकर थोड़ा भावुक है। जब उसे ये पता चला कि तुम्हारे बच्चों की वजह से ही हेनरी को मिजल्स हुआ था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर जो गिल को एक समझौता करने के लिए कहता है। वो चाहता था कि गिल और लव दोनों एक दूसरे की बात भूल जाएं। ना जो कभी किसी को मिजल्स वाली बात बताएगा और ना ही गिल ये हमले वाली बात बताएगा। फिर गिल इस समझौते के लिए मान जाता है, लेकिन जो उसके कांपते हुए हाथ देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि गिल जरूर बाहर निकलते ही ये सारी बात पुलिस को बता देगा। फिर जो और लव मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर गिल का करना क्या है। जो कहता है कि हमें गिल का कोई बड़ा राज ढूंढना होगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसी बात जरूर होती है जो वो सभी से छुपाना चाहता है, और अगर हमें वो राज मिल जाए तो हम गिल को धमकाकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अब लव को भी ये आइडिया सही लगता है। इसके बाद जो फौरन गिल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। इस काम के अलावा जो को लाइब्रेरी की भी चिंता थी, क्योंकि जब से उसने लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया है तब से ही मैरी उस पर बहुत हुक्म चलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अब लव अपने लोन की एक दरार से मैथ्यू और थियो के बीच में हो रही लड़ाई सुन रही थी। दरअसल नटैली के सारे करीबी दोस्त और मैट्रे लिंडा के कई लोग जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं और मैथ्यू चाहता है कि थियो भी अपना फर्ज निभाते हुए उनके साथ जाए। लेकिन थियो अच्छे से जानता था कि शेरी जैसे लोग अपना व्लॉग चैनल चलाने के लिए उसकी गुमशुदा माँ का सहारा ले रहे हैं। वो कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकता। लेकिन जब लव उसे प्यार से समझाती है तो थियो मान जाता है। दूसरी तरफ जो अभी भी गिल के छुपे हुए राज पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिसका सहारा लेकर गिल को धमकाया जा सके, क्योंकि गिल एक संत इंसान है और उसको बच्चे बहुत पसंद है। अब जो केज में आकर गिल को कहता है कि हम तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने देंगे। तुम्हें कोई ऐसा राज बताना होगा जो तुम बाकी दुनिया से छुपाना चाहते हो। फिर गिल बहुत सोचने के बाद जो को कई सारे राज बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक भी राज ऐसा नहीं था जो और लव के काम आ सके। फिर घर वापस आने के बाद लव जो को सुझाव देती है कि हमें गिल को भी मार देना चाहिए, लेकिन ये बात सुनकर जो भड़क जाता है। वो लव को कहता है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र है और मैं अब कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। लव को भी एहसास हो जाता है कि वो हेनरी को लेकर कितना सीरियस है। फिर वो सोचने लगती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगली सुबह वो अपनी मॉम से डिटेक्टिव साय का नंबर ले लेती है। साय पहले लव के डैड रे के लिए काम किया करता था और इस बार लव उसे ऑर्डर देती है कि तुम गिल का कोई बड़ा राज पता लगा कर लाओ। फिर रात के वक्त लव इस बारे में जो को भी बता देती है। फिर जो चिल्लाते हुए लव को कहता है कि तुमने साय को गिल वाली बात क्यों बताई, लेकिन लव उसे कहती है कि मैंने उसे एक झूठी कहानी बताकर उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। फिर लव और जो साय की दी हुई जानकारी के मुताबिक गिल से बात करने के लिए जाते हैं। फिर लव गिल को कहती है कि मार्गरेट ने कुछ समय पहले ही बेनेट फंड के नाम पर $50,000 डोनेट किए थे, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा कोई फंड है ही नहीं। दरअसल
मार्गरेट ने उन $50,000 में से $25,000 दिए फ्राई फैमिली को, जिनकी चीयर लीडर बेटी विकी गिल के बेटे एलन के साथ पढ़ा करती थी। लव की बातें सुनकर गिल समझ जाता है कि एलन ने एक बार फिर से अपनी पहले वाली गलती दोहराई है। एलन ने पहले भी किसी लड़की के साथ गलत किया था, लेकिन उस वक्त गिल ने जैसे तैसे मामले को संभाल लिया था। शायद उसने विकी के साथ भी यही सब किया हो और मार्गरेट ने ये बात गिल को ना बताते हुए फ्राई फैमिली को पैसे देकर सारा मामला रफा दफा कर दिया। ये सारी बातें जानने के बाद गिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने हमेशा से ही अपने बेटे को अच्छा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज उसकी ये सच्चाई जानने के बाद गिल के मन में एलन के प्रति नफरत भर गई। अब लव और जो इस बार भी नाकाम होकर अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि गिल को तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। कुछ देर बाद जो कैमरे में देखता है कि गिल ने केज में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। ये सीन देखकर जो और लव के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें गिल की लाश को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर काफी देर सोचने के बाद लव जो को एक जबरदस्त प्लान बताती है। ये प्लान ऐसा था कि जिसमें गिल का किस्सा तो खत्म होगा ही और साथ में नटैली का केस भी बंद हो जाएगा। दरअसल लव गिल और नटैली के केसों को जोड़ने वाली थी। गिल की पत्नी मार्गरेट को उसकी लाश एक सुसाइड नोट के साथ मिलेगी, जिसमें लिखा होगा कि मैंने नटैली को अपना बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो मेरी नहीं हो सकी तो मैंने उसे मार दिया। फिर कुछ समय बाद मेरा मन खुद को ही कोसने लगा। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया हो और इसीलिए मैं अब इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। इस सुसाइड नोट से मीडिया और पुलिस दोनों को ही यकीन हो जाएगा कि गिल ने ही नटैली को मारा था। नोट के अलावा भी लव ने एक सुसाइड प्लान तैयार कर रखा था। अब लव भी थियो के साथ मिलकर नटैली फाइंडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करती है और चुपचाप जंगल में वो कुल्हाड़ी रख देती है जिससे उसने नटैली को मारा था। लव और जो का ये प्लान पूरी तरह से काम कर जाता है। गिल की लाश मिलने के बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। फिर रात के वक्त थियो और लव दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। लव थियो को समझा रही थी कि किसी अपने को खोने पर कैसा लगता है, लेकिन तभी थियो मौके का फायदा उठाकर लव को किस कर देता है। फिर लव तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर देती है, लेकिन लव का चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो भी थियो के साथ मजे करने के मूड में है। तभी हम जो और लाइब्रेरियन मैरी को देखते हैं, जो किसी बुक के बारे में बात कर रहे थे। जो मैरी के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैरी नर्वस होकर अपने नेकलेस को इधर उधर घुमा रही थी और जो से इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। फिर जो के मन में भी मैरी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन ये ख्याल आगे चलकर क्या रंग लाएंगे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 5th एपिसोड की शुरुआत लगभग 6 महीने बाद के समय से होती है। अब तक जो और लव के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। वो दोनों ही कैंड्रा के पास जाकर कहते हैं कि हमें अब और सेशंस लेने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर कैंड्रा बहुत खुश होती है। फिर जाने से पहले वो जो को सलाह देती है कि तुम्हें अपने पार्टनर के अलावा और भी दोस्त बनाने चाहिए। इससे तुम्हारा आपसी रिश्ता तो अच्छा होगा ही और साथ में दोनों ही पति पत्नी पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। फिर जो और लव कैंड्रा से उसकी सलाह को फॉलो करने का वादा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लाइब्रेरी में आने के बाद जो देखता है कि मैरी एक सुंदर सा पोर्ट्रेट बना रही है। फिर मैरी को देखते ही जो को अचानक कुछ होने लगता है। उसे एहसास होता है जैसे वो मैरी को किस कर रहा हो, लेकिन फिर लव और हेनरी का ख्याल आते ही वो इन सभी बातों को दिमाग से निकाल देता है। अगले सीन में हम शेरी और उसके हस्बैंड कैरी को देखते हैं, जो कि जो के घर पर गेट टुगेदर पार्टी का प्लान करने आए थे। कैरी जो से कहता है कि मैं और मेरे कई सारे दोस्त हर वीकेंड जंगल में शिकार करने जाते हैं, इसलिए तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन जो तो कभी भी इन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन जब लव उसे जाने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। कुछ देर बाद लव के घर पर थियो आता है। अब लव नहीं चाहती थी कि जो थियो और उसे एक साथ देखे, लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अचानक से जो भी वहां पर आ जाता है। अब जो लव का चेहरा देखते ही समझ जाता है कि जरूर उसके और थियो के बीच में कुछ चल रहा है। फिर रात के वक्त जो लव के फोन की सभी डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि लव ने पिछले कुछ दिनों में कई बार टैक्सी बुक करवाई थी। अब जो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। फिर वो लव से पूछता है कि तुमने इतनी बार टैक्सी क्यों बुक करवाई। लव कहती है थियो कई बार नशा करने की वजह से घर नहीं आ पाता था, इसलिए मैं टैक्सी बुक करके उसको घर लेकर आती थी। अब जो का शक यकीन में बदल जाता है।
फिर वो लव से सीधा ही पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे और थियो के बीच में कुछ गड़बड़ है। जवाब में लव कहती है हाँ, उसने मुझे किस किया था, लेकिन मैंने उसे डांट कर उसको अपने से दूर कर दिया। लव की ये बात सुनते ही जो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे और अपने बेटे हेनरी के लिए हमेशा ही बदलने की कोशिश की और अब तुम एक टीनेजर लड़के के साथ ये सब कर रही हो। गुस्से में जो इतना कुछ भूल जाता है कि ये तक भूल जाता है कि अब तक उसने भी कई लड़कियों के साथ ऐसा बहुत कुछ किया है, लेकिन लव ने कभी उससे शिकायत नहीं की। फिर अगली सुबह जो कैरी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हंटिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। इस ग्रुप के कुछ नियम थे, जिनमें से 2 नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला कि वो लोग केवल अपने शिकार किए हुए जानवरों को ही खा सकते हैं और दूसरा कि अगर कोई शिकारी पसंद ना आए तो उससे लड़कर जीत हासिल करो। रात के वक्त जो और कैरी एक साथ मिलकर शिकार करने जाते हैं। कैरी तो बस ये चाहता था कि जो अपने अंदर थोड़ी फुर्ती लाए, उसे एहसास हो कि असली मर्द क्या होता है और इसीलिए कैरी एक गिलहरी पकड़कर जो को उसे मारने के लिए कहता है। अब जो ने भले ही काफी सारे लोगों को मारा हो, लेकिन एक बेजुबान जानवर को मारना उसे सही नहीं लगता। फिर वो कैरी को समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जब कैरी उस गिलहरी को मार देता है तो जो का दिमाग गर्म होने लगता है। लेकिन कैरी तो यही चाहता था कि जो को गुस्सा आए। फिर वो जो को भड़काते हुए कहता है तुम्हें दूसरा रूल याद है ना, अगर हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो हमें लड़ाई करके फैसला करना होगा। फिर इतना कहते ही कैरी जो को एक जोरदार घूसा मार देता है। तभी अचानक से जो को याद आता है कि बचपन में भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बच्चे ने उसे इसी तरह परेशान करने की कोशिश की थी और फिर जो ने सोचा कि उस बच्चे को जमीन पर गिराकर मार डाले। फिर बचपन का गुस्सा जो आज कैरी पर निकाल देता है। वो पलटवार करते हुए कैरी को एक जोरदार घूसा मारता है और फिर उसे गड्ढे में गिरा देता है, जिसके बाद शायद कैरी का जिंदा बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर उसे कैरी पर तरस आ जाता है और वो कैरी को उठाकर सबके पास लेकर जाता है। तभी जब कैरी को होश आता है तो वो जो को कहता है टेंशन मत लो, मैंने ऐसे कई हमले सहे हैं और मुझे गर्व है कि तुम अपने अंदर के जानवर को बाहर लेकर आए। अब जो ये सब देखकर हैरान था कि इतना दर्द सहने के बाद भी कैरी हंस रहा है। अब जाकर जो को समझ आता है कि आखिर इस हंटिंग ग्रुप का मकसद क्या है। दरअसल ये लोग बस इतना चाहते हैं कि मर्द अपने अंदर के जानवर को काबू में रखे और समय आने पर उसे बाहर लेकर आए। अगले सीन में हम देखते हैं लव एक बार फिर से थियो को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर ला रही थी, क्योंकि थियो ने नशे की हालत में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया और इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। लव की भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने की बहुत इच्छा होती है। फिर बाद में थियो ही उसे स्कूटर सिखाने के लिए ले जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि थियो लव का काम बना देता है। फिर घर आने के बाद डाटी लव से पूछती है कि आखिर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। फिर लव कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डाटी उसे कहती है कि मैंने उस लड़के को कार से उतरते हुए देखा था। फिर वो लव को समझाती है कि मैंने भी पहले ये गलतियां की थी, लेकिन हेनरी और जो के बारे में सोचते हुए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद लव को एक बार फिर से थियो का मैसेज आता है, लेकिन लव तो उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए लव थियो को साफ मना कर देती है कि तुम मुझसे दूर रहना। कुछ समय बाद जो भी घर वापस लौट आता है। फिर वो लव को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर लव भी थियो वाली बात को लेकर जो से माफी मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो ने मैरी को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अब जो ने सोच लिया था कि अब वो पिछली गलतियां नहीं दोहराएगा और लव को कभी भी ये बात पता नहीं चलने देगा कि जो और मैरी दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जो मैरी के घर में घुसकर उसके सारे राज जानने की कोशिश कर रहा था। फिर जो को एहसास होता है कि मैरी बिल्कुल ही साधारण लड़की है, उसे कुदरत और कला से बहुत प्यार है और शायद इसीलिए जो उसे इतना पसंद करता है। अगले सीन में हम लव को देखते हैं जो कि एक प्रेगनेंसी किट को देखकर घबरा रही थी। दरअसल लव को शक है कि जरूर उसके पेट में दूसरा बच्चा पल रहा है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये बच्चा जो का है या फिर थियो का। फिर लव टेंशन की वजह से फाटी को कई सारे मैसेज लिखने लगती है, क्योंकि जब से फाटी मरा है तब से ही लव उससे अपनी जिंदगी की हर एक बात शेयर करती है। उसे पता है कि ये मैसेजेस कभी भी देखे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की बात फाटी को बताकर बहुत सुकून मिलता है। तभी रात के वक्त जब जो घर आता है तो लव उसे अपनी बनाई हुई नई डिश खिलाती है। अब जो भी अच्छी तरह से जानता है कि जब तक लव का ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा तब तक मैरी के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है। अब उसे जरूरत थी तो जल्द से जल्द कोई नया रास्ता ढूंढने की, लेकिन जो को कोई भी अंदाजा नहीं था
कि वो रास्ता खुद ब खुद चल के उसके पास आएगा। तभी हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपनी पहली बीवी टेरी को बता रहा था कि मैंने नटैली के असली कातिल का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया है। दरअसल मैथ्यू को यकीन था कि गिल ने नटैली को नहीं मारा और इसीलिए वो डिटेक्टिव की हेल्प से कई सारे संदिग्धों को बाहर लाएगा। फिर टेरी मैथ्यू को समझाती है कि तुम्हें डिटेक्टिव हायर नहीं करना चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैथ्यू कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ कि आखिर मेरी बीवी को किसने मारा। अब ये डिटेक्टिव लव और जो के लिए कई सारी मुश्किलें पैदा करने वाला था, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो वो दोनों ही फंस जाएंगे। दूसरी तरफ लव अपनी मॉम डाटी और कई फ्रेंड्स के साथ मदर गैदरिंग पार्टी में जाती है। फिर वहां डाटी लव को वाइन ऑफर करती है, लेकिन जब लव वाइन लेने से मना कर देती है तो डाटी को प्रेग्नेंट वाली बात पर शक हो जाता है। फिर वो लव से सीधा ही सवाल पूछ लेती है कि क्या ये बच्चा जो का है या फिर पड़ोसी वाले लड़के का, लेकिन लव उसे कहती है कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मेरे पेट में बच्चा है भी या नहीं। फिर कुछ देर बाद डाटी शेरी के साथ मिलकर कैमरे के सामने कुछ अच्छी अच्छी बातें कहती है। अब लव भी अच्छे से समझ रही थी कि डाटी ये सब सिर्फ फेमस होने के लिए ही कर रही है, लेकिन तभी डाटी कैमरे में ये बोल देती है कि मेरी बेटी लव को दूसरा बच्चा भी होने वाला है। ये बात सुनते ही लव फौरन से कैमरा बंद कर देती है। फिर वो शेरी को कहती है कुछ देर हमें अकेला छोड़ दो, और फिर जैसे ही शेरी वहां से जाती है लव डाटी पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि दूसरे बच्चे वाली बात लव ने अभी तक जो को भी नहीं बताई थी और जो से पहले शेरी को ये बात पता चल गई। इसका मतलब अब पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात फैल जाएगी। फिर लव की ऊंची आवाज सुनने के बाद डाटी भी उस पर चिल्लाने लगती है। वो लव को कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें पैसों के दम पर बचाया है, और अगर तुम पड़ोसी के लड़के के साथ कुछ गलत करके किसी को बताना नहीं चाहती तो ये तुम्हारी गलती है। डाटी की बातें सुनकर लव को बहुत दुख पहुंचता है। फिर कुछ देर बाद लव देखती है कि उसके गुप्त हिस्से में खून आ रहा है। इसका मतलब शायद दूसरे बच्चे वाली बात सच है ही नहीं, ये सिर्फ लव का एक भ्रम था जो उसके शरीर में हो रही हलचल की वजह से ही हो रहा था। तभी हम जो को देखते हैं जो मैरी के ऑफिस में घुसकर छानबीन कर रहा था। जो को पता चलता है कि मैरी पहले एक ड्रग एडिक्टेड थी और उसके खिलाफ एक लड़की को नुकसान पहुंचाने का भी केस दर्ज है। फिर जो समझ जाता है कि ये सब जरूर मैरी के एक्स हस्बैंड रायन ने किया होगा। रायन ने मैरी के खिलाफ केस इसलिए दर्ज करवाया ताकि उसकी बेटी जूलियट उसके साथ रह सके। अब मैरी का ड्रग एडिक्ट होने के कारण कोर्ट में रायन का पलड़ा भारी हो गया। शाम के वक्त जो देखता है कि रायन लाइब्रेरी में आकर मैरी पर चिल्ला रहा है। मैरी ने पहले से ही जो को मना कर रखा था कि तुम कभी भी हमारे आपसी मामले में दखल मत देना, लेकिन फिर भी जो रायन को धमकाकर वहां से भगा देता है। लेकिन ये सब देखकर मैरी जो पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम हमारे बीच में क्यों आए, मैंने मना किया था ना कि तुम मेरे पारिवारिक मामले से दूर रहोगे। तभी अचानक जो को एहसास होता है कि मैरी भी बिल्कुल बेक और कैंडिस की तरह ही चिल्ला रही है, इसलिए जो का प्यार मैरी के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे पता था कि मैरी भले ही इस वक्त नाराज हो, लेकिन जल्दी ही वो मैरी को मनाकर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। फिर रात के वक्त जब जो अपने घर पर बैठा किताब पढ़ रहा था तो उसे मैरी की कॉल आती है। मैरी जो को कहती है कि फौरन लाइब्रेरी में आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद जो देखता है कि शेल्फ में रखी आधी से ज्यादा किताबें खराब हो गई हैं। दरअसल स्प्रिंकलर सिस्टम बिगड़ जाने की वजह से ये सारी किताबें खराब हो गई, लेकिन जो मैरी को समझाता है कि परेशान मत हो, मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके इन सभी किताबों को ठीक कर दूंगा। फिर किताबें साफ करते वक्त मैरी जो पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर जो मैरी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और रायन के बीच में हुआ क्या है। फिर मैरी उसे ड्रग और जूलियट वाली सारी बात बता देती है जो कि जो को पहले से ही पता थी। कुछ देर बाद जो और मैरी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ जो की एक और प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह थियो एक बार फिर से लव से मिलने आता है। अब तक थियो को डिटेक्टिव वाली बात पता चल चुकी थी, क्योंकि पिछली रात उसने अपने डैड को सभी संदिग्धों पर छानबीन करते हुए देखा था। फिर थियो लव को बताता है कि मेरे डैड किसी डिटेक्टिव की हेल्प से मॉम के मर्डर पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि सस्पेक्ट लिस्ट में तुम्हारा और जो का नाम भी है। फिर लव थियो की बात सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद नटैली मर्डर केस से उसका पीछा छूट गया है, लेकिन इस डिटेक्टिव के आने के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। फिर जब जो घर आता है तो लव उसे डिटेक्टिव वाली सारी बात बता देती है। फिर लव कहती है कि मेरे पास इन सब से बचने का एक और रास्ता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो
थियो मुझे पसंद करता है और अगर मैं उसके साथ सेक्स के लिए राजी हो जाऊं तो वो मैथ्यू की सारी जानकारी हमें ला कर देगा। लव को लगा था कि शायद जो को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो तो एक ही पल में इसके लिए मान जाता है। अब जो के हाँ करने का एक मकसद और भी था। उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर लव थियो के साथ बिजी रहेगी तो वो भी मैरी के लिए टाइम निकाल पाएगा। अब जो और लव दोनों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं लव खिड़की में खड़ी होकर थियो के सामने अपने कपड़े उतार रही थी। फिर लव थियो को मैसेज करती है कि कल दोपहर को मेरी बेकरी आ जाना क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद जो भी वहां पर आ जाता है। अब जो अच्छी तरह से समझ रहा था कि इंफॉर्मेशन निकलवाने के बहाने लव थियो के साथ मजे करना चाहती है, लेकिन मैरी पर फोकस करने के लिए जो को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। अगली सुबह जो जब लाइब्रेरी में जाता है तो वहां मैरी की बेटी जूलियट भी मौजूद थी। फिर मैरी जो को बताती है कि रायन आज ही इसे यहाँ पर छोड़ गया है। अब जूलियट के सामने मैरी और जो कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे और शायद रायन भी यही चाहता था। दरअसल रायन को शक हो गया था कि जरूर मैरी और जो के बीच में कुछ चल रहा है और वो इसी बात का फायदा उठाकर कोर्ट में मैरी के खिलाफ अपील करेगा। तभी हम लव को देखते हैं जिससे मिलने के लिए शेरी आई हुई थी। शेरी लव को बताती है कि लाइब्रेरी फंड रेजर इवेंट के लिए मेरा कैटरिंग वाला नहीं आ पाएगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो कैटरिंग की पूरी जिम्मेदारी संभाल सकती हो। फिर लव इस बात के लिए तुरंत हाँ कह देती है, लेकिन उसकी ये डील जो के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली थी। दरअसल ये फंड रेजर इवेंट उसी लाइब्रेरी में है जहां मैरी काम करती है और अगर मैरी और लव आमने सामने आ गए तो जो का बच पाना लगभग नामुमकिन है। फिर जाते वक्त शेरी लव को अपनी एक्स लाइफ वाला ब्लॉग पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि ये ब्लॉग लव और जो के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तभी कुछ देर बाद थियो भी लव से मिलने के लिए आता है। थियो सोच रहा था कि उसके वहां पर पहुंचते ही लव उस पर टूट पड़ेगी, लेकिन लव उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी फैमिली को लगभग पूरा शहर जानता है और अगर उस डिटेक्टिव की वजह से मेरे परिवार की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब थियो समझ जाता है कि लव को मैथ्यू और उसके डिटेक्टिव की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो लव से वादा करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मन ही मन थियो को खुद भी नहीं पता था कि वो जानकारी लाएगा कहां से। दूसरी तरफ जो रायन की सारी डिटेल्स निकालने के लिए उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है। जो को पता चलता है कि रायन पहले एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था, लेकिन फिर उसने जिम ज्वाइन करके और बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन से अपनी इस आदत को दूर कर लिया। फिर जो सोचने लगता है कि अगर रायन को हल्का सा भी ड्रग दिया जाए तो वो वापस से पहले जैसा बन जाएगा। फिर अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए जो रायन के ऑफिस में जाने के बाद उसके घर में घुस जाता है। फिर सबसे पहले वो रायन के एनर्जी ड्रिंक में ड्रग मिलाता है ताकि फंड रेजर इवेंट के दौरान रायन अपने होश में ही ना रहे, और फिर जो उसकी घड़ी भी खराब कर देता है ताकि वो जल्दी ना उठ पाए। सारा प्लान सेट होने के बाद जो जब अपने घर जाता है तो उसे मैरी की कुछ अश्लील फोटो मिलती है। जो को लगता है कि रायन ने शायद ये फोटोज मजे के लिए रखी होंगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रायन आगे चलकर इनके साथ क्या करने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं लव के मॉम डैड के बीच कोर्ट में एक केस चल रहा था, लेकिन डाटी घर आकर लव को बताती है कि मैं ये केस हार गई। तुम्हारे डैड ने ना सिर्फ मेरा एनावरिन छीना बल्कि मेरा नया वाइन यार्ड का बिजनेस भी हड़प लिया। अब डाटी के बहुत ज्यादा ड्रिंक करने पर लव उन्हें मना करती है, लेकिन तभी डाटी लव से भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। लव समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। एक तो पहले ही वो उसके डैड रे की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और अगर नशे की हालत में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी अगली सुबह थियो एक बार फिर से लव से मिलने के लिए आता है। वो लव को कहता है कि मुझे अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लव अच्छी तरह से जानती है कि थियो एक टीनेजर लड़का है और जब तक उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तब तक उसका काम में मन नहीं लगेगा। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लव थियो के साथ मजे करती है।
रात के वक्त डाटी लव को वीडियो कॉल करके कहती है कि मैं अपने बच्चे हेनरी को लेने आ रही हूँ। लव ने एक ही नजर में भांप लिया था कि डाटी काफी ज्यादा नशे में है और इसीलिए वो डाटी से कहती है कि आप परेशान मत होना, हमने हेनरी के लिए एक बेबी सीटर का इंतजाम कर लिया है। फिर लव की इतनी बात सुनने के बाद डाटी फोन काट देती है। फिर लव जो को साथ लेकर फंड इरेजर इवेंट में जाती है। वहां मैरी की तरफ देखकर जो की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि कैसे भी करके उसे लव और मैरी को एक दूसरे से दूर रखना था। लेकिन जैसे ही शेरी वहां पर आती है तो वो लव को मैरी के साथ काम पर लगा देती है। अब जो की धड़कनें और भी तेज होने लगती है। मैरी और लव दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन मैरी समझदारी दिखाते हुए लव को कुछ भी पता नहीं चलने देती। कुछ देर बाद जो देखता है कि रायन भी इस इवेंट में शामिल है। फिर रायन को अच्छा भला देखकर जो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ड्रग लेने के बाद तो वो इस वक्त चलने फिरने की हालत में नहीं होना चाहिए था। मैरी के साथ काम करने वाला एक और शख्स जिसका नाम डांटे है, वो जो को बताता है कि रायन ने अभी भी नशा नहीं छोड़ा है। वो हर रोज अपनी एनर्जी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पीता है। इसका मतलब हल्की फुल्की डोज से उसका कुछ भी नहीं होने वाला। डांटे की बात सुनकर जो का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। दूसरी तरफ लव और शेरी जब आपस में बातें कर रहे थे तो शेरी उससे अपने एक्स ब्लॉग के बारे में पूछता है। फिर शेरी लव को कहती है कि वो ब्लॉग मैंने एक खास मकसद से भेजा था। दरअसल मैं और कैरी दोनों ही ओपन मैरिज से जुड़े हुए हैं। हम दोनों का ही ये मानना है कि अगर अपने पार्टनर पर भरोसा हो तो उसे किसी के साथ भी मजे करने से रोकना नहीं चाहिए। अब लव समझ जाती है कि शेरी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि वो लव से हस्बैंड एक्सचेंज करना चाहती थी और इसी को तो ओपन मैरिज कहा जाता है। जिस समय वो दोनों बात कर रहे थे तो तभी उसी समय लव के पास बेबी सीटर क्लो का मैसेज आ जाता है। क्लो लव को बताती है कि डाटी यहाँ पर आई थी और हेनरी को लेकर चली गई। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद लव फौरन ही अपने घर के लिए निकल पड़ती है। दरअसल डाटी हेनरी को लेकर अपने वाइन यार्ड बिजनेस वाली जगह पर आई थी। डाटी ने सोच लिया था कि अगर ये वाइन यार्ड मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे रे का भी नहीं होने दूंगी, और इसी वजह से डाटी पूरे वाइन यार्ड को जला देती है। तभी जब लव और जो हेनरी को वापस घर लेकर आते हैं तो उस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। फिर लव अपनी माँ डाटी को कहती है कि आपकी इस बेवकूफाना हरकत की वजह से हमारे बेटे हेनरी की जान जा सकती थी, इसलिए कल ही आपको रिहैब सेंटर जाना होगा और जो आपको वहां पर छोड़कर आएगा। लव की बातें सुनने के बाद डाटी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनको हमेशा से ही उम्मीद थी कि लव उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज लव के इस फैसले के बाद उन्हें लव से नफरत हो जाती है। तभी हम थियो को देखते हैं जो मैथ्यू की दोस्त एलिस से बात कर रहा था। एलिस पूरे एरिया में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की कमांड संभालती है और उसके फेस मैच के बिना मैथ्यू एक भी फुटेज हैक नहीं कर सकता। फिर एलिस थियो से कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, उन्हें संभालो और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारा करो। अब एलिस की ये बातें सुनने के बाद थियो समझ जाता है कि उसकी मदद लेने से कुछ भी नहीं होगा। थियो को खुद मैथ्यू का लैपटॉप चेक करना होगा जिसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह जो डाटी को रिहैब सेंटर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर डाटी जो से कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है और इसीलिए मैं तुम्हें लव का एक बड़ा राज बताना चाहती हूँ। जो जानता था कि अब डाटी लव के प्रति उसके मन में जहर घोलने की कोशिश करेगी, लेकिन जब वो डाटी की बातें सुनता है तो उसे खुद ब खुद उन पर विश्वास हो जाता है। दरअसल लव के पहले पति जेम्स का कैंसर जब बढ़ने लगा तो उससे पहले ही लव और उसके बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि लव का पति जेम्स नहीं रहा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि लव ने ही जेम्स को मार डाला। फिर जो सोचने लगता है कि उसकी बीवी गुस्से में किसी को भी मार सकती है, और इस हादसे के बारे में जानने के बाद जो को अब अपनी लाइफ भी खतरे में नजर आने लगती है। फिर रात के वक्त जो जब बेकरी में आता है तो लव उसे शेरी के दिए हुए ऑफर के बारे में बताती है। लव भी चाहती थी कि वो मदर लिंडा के ज्यादातर लोगों की तरह ओपन मैरिज को अपना ले, और इस काम की शुरुआत करने के लिए शेरी और कैरी से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता था। लव को लगता था कि शायद जो को ये सब बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो लव की खुशी के लिए शेरी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्यू अब किसी और पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ लव और जो पर ही नजर रखता है। इसका मतलब जरूर उसे शक हो गया है कि लव ने ही उसकी मां नटैली को मारा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत होती है जो और लव की प्यार भरी लाइफ से।
इन दिनों दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। लव इस बात से खुश थी कि वो थियो के साथ मजे कर रही है और जो इस बात से कि मैरी के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। फिर जो इनडायरेक्टली लव से जेम्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन लव ऐसे दिखाती है जैसे वो जेम्स से बहुत प्यार करती थी। फिर जो सोचने लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी लव को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि लव बहुत ही खतरनाक है और अगर उसे जो पर जरा सा भी शक हो गया तो वो जो को भी मार डालेगी। फिर लव से कुछ देर बात करने के बाद जो लाइब्रेरी में आ जाता है। अब ओपन मैरिज वाली बात को लेकर जो के मन में भी कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लव आखिर इस ऑफर के लिए मान कैसे गई, क्योंकि एक पत्नी कभी भी अपने पति को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। फिर रात के वक्त लव जो को बताती है कि मुझे अपने प्यार की शुरुआत वाले कुछ दिन दोबारा से जीने हैं। दरअसल जब लव और जो के बीच में प्यार हुआ तब जो उसे बहुत खुश रखता था, लेकिन शादी के बाद जैसे उसका सारा जोश कहीं गायब हो गया। इस बात से जो भी समझ जाता है कि लव शेरी और कैरी के साथ मजे करने के लिए क्यों बेताब है। अगली सुबह लव शेरी को कॉल करके अपनी बेकरी में बुलाती है। शेरी आज सिर्फ उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आई थी ताकि उसे पता चल सके कि लव और जो आखिर में किस तरह का फोरसम चाहते हैं। फिर शेरी लव को बताती है कि हम पहले भी कई कपल्स के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी दिक्कत लगे तो तुम हमें बेझिझक बता सकती हो। लेकिन लव अभी भी जो को शेरी के साथ बांटने में पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने शेरी को आज यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया था ताकि वो और जो एक साथ बैठकर उस पूरी प्रक्रिया को समझ सकें। फिर शेरी लव को ये कहकर चली जाती है कि जब तुम और जो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर तुम मुझे कॉल कर देना। शाम के वक्त लव और जो इस बारे में बात करते हैं। लव का कहना था कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं शेरी को हाँ बोल दूंगी। फिर जवाब में जो भी यही लाइन दोहराता है और काफी बातचीत के बाद वो दोनों तय करते हैं कि आज वो लोग शेरी और कैरी के साथ मजे करेंगे। दूसरी तरफ थियो अभी भी मैथ्यू के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन चुराने के बारे में सोच रहा था। रात के वक्त जब मैथ्यू थक जाता है तो थियो उसे खाना लाने के लिए भेज देता है। थियो को लग रहा था कि वो जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन चुराकर मैथ्यू के आने से पहले ही बाहर आ जाएगा, लेकिन जब वो मैथ्यू का लैपटॉप चेक करता है तो उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। मैथ्यू सारी फुटेज को शॉर्ट करके मुख्य रूप से लव और जो की ही फुटेज देख रहा था। अब थियो समझ जाता है कि जरूर मैथ्यू को लव पर शक है। कुछ देर बाद मैथ्यू बाहर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब थियो अपने मन में चल रहे सारे सवाल मैथ्यू को बता देता है, क्योंकि उसे बस ये जानना था कि मैथ्यू को लव पर ही क्यों शक है। लेकिन मैथ्यू उसे कोई भी सही जवाब दिए बिना कहता है कि तुम अभी की अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगले सीन में हम लव और जो को देखते हैं, जिनके बीच में फोरसम शुरू हो चुका था। शुरुआत में कैरी और जो एक साथ रोमांस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो दोनों ये काम शुरू करते हैं तभी अचानक से जो के पास मैरी की कॉल आती है। मैरी रोते हुए जो को कहती है कि रायन ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने वो सारी फोटोज वायरल कर दी है जो शादी के बाद हमने प्राइवेटली खींची थी। फिर जो मैरी को समझाता है कि तुम दुखी मत हो, रायन की इस हरकत के बाद कोर्ट में तुम्हारा पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा। अब तुम ये बात साबित कर सकती हो कि रायन का करैक्टर बहुत ही खराब है। जो की बातें सुनने के बाद मैरी में थोड़ी हिम्मत आ जाती है, लेकिन अब वो भी जो के साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन कैरी के साथ बिजी होने की वजह से जो उसे मना कर देता है। कुछ देर बाद शेरी और कैरी जोड़े में थोड़ा बदलाव करते हैं। अब जो शेरी के साथ मजे करेगा और लव कैरी के साथ। फिर शेरी लव और जो को कहती है कि तुम दोनों मजे करते वक्त सिर्फ अपने पार्टनर को देखना। तुम दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि तुम दोनों ट्रस्ट के भरोसे ये सब कर रहे हो। और इतना कहने के बाद शेरी जो के साथ मजे करना शुरू कर देती है। अब जो अच्छी तरह से जानता था कि उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लव के बारे में ही सोचना है, लेकिन चाहकर भी वो मैरी के अश्लील ख्यालों को दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाता। लव जो का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में सोच रहा है। फिर लव चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये सब तुरंत रोक दो, जिसके बाद वो नाराज होकर ग्राउंड फ्लोर में आ जाती है। फिर जो लव के पास आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर लव कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस वक्त किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो। जो पर चिल्लाते वक्त लव ये भूल जाती है कि ऊपर शेरी और कैरी दोनों मौजूद हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, मैं खुद खूनी बन गई और यहाँ तक कि नटैली को भी मार दिया, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे। फिर जो फौरन लव का मुंह बंद कर देता है और कहता है ऊपर वो दोनों भी मौजूद हैं और जरूर उन दोनों ने तुम्हारी बात सुन ली होगी।
फिर लव भी थोड़ा शांत हो जाती है। फिर जो लव को कहता है कि हमें ऊपर जाकर चेक करना चाहिए कि उन्होंने कुछ सुना है या फिर नहीं। जब जो और लव ऊपर जाते हैं तो शेरी और कैरी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे। कैरी अपनी बातों से जो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है वो फौरन वहां से भाग जाता है। जो भी कैरी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि शेरी कमरे में ही फंस जाती है। अब दोनों ही पेयर्स के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब एक तरफ लव शेरी को संभाल रही थी और दूसरी तरफ जो कैरी को। काफी लड़ाई के बाद लव और जो जीत जाते हैं। वो दोनों शेरी और कैरी को उसी केज के अंदर बंद कर देते हैं जहां कुछ दिन पहले उन्होंने गिल को बंद किया था। अब इस हादसे के बाद लव और जो एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब जो को भी एहसास हो जाता है कि उसका और लव का रिश्ता बाकियों से अलग है। वो दोनों प्यार के दम पर एक दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि उनका रिश्ता तो खून का रिश्ता है, यानी कि खून करने का रिश्ता। अगली सुबह जो जल्दी उठकर अपनी गाड़ी में लगे खून के धब्बे साफ करने लगता है। तभी मैथ्यू वहां आकर जो से पूछता है कि कल रात तुम्हारे घर में इतनी चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी। फिर जो कहता है कि मैं और मेरी बीवी बस मजे कर रहे थे, लेकिन तभी मैथ्यू शेरी वाली बात भी छेड़ देता है। फिर जो जैसे तैसे मैथ्यू को झूठी कहानी बनाकर समझा देता है और फिर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जो के लिए जल्दी से जल्दी शेरी और कैरी का कुछ बंदोबस्त करना जरूरी था। सुबह होते ही जो मैरी की सुनवाई के लिए कोर्ट आ जाता है। फिर सुनवाई के बाद जो बाहर आकर मैरी को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन तभी जो और मैरी को एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल रायन और जज आपस में मिले हुए थे। इसका मतलब मैरी चाहे कुछ भी कर ले, वो ये केस नहीं जीत सकती। तभी हम देखते हैं कि शेरी और कैरी को जब होश आता है तो लव जो को कहती है कि हमें मिलकर इन दोनों के बारे में कुछ सोचना होगा, लेकिन जो अच्छी तरह से जानता था कि अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो शेरी और कैरी ही उन दोनों का अगला शिकार होंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत होती है मैथ्यू से, जो अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। मैथ्यू गौर करता है कि नटैली लव के साथ अंदर जा रही है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो गाड़ी में नटैली का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैथ्यू सोचने लगता है कि ये जरूर नटैली नहीं होगी। लव ने नटैली को अंदर ही मार दिया और फिर कोई और ही गाड़ी लेकर चला गया। तभी हम जो को देखते हैं जो पिछली रात हुए हादसे के सारे सबूत मिटा रहा था। कैरी का सामान साफ करते वक्त जो को एक गन मिलती है। फिर वो समझ जाता है कि कैरी और शेरी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि अगर उन्हें फोरसम में कुछ गड़बड़ लगती तो वो बेशक जो और लव को मार डालते। फिर जो उस गन को रख लेता है और वापिस से साफ सफाई के काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके पास डांटे की कॉल आती है। डांटे उसे बताता है कि आज मेरी लाइब्रेरी में नहीं आई और मैं उसे बहुत देर से फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। फिर जो समझ जाता है कि जरूर मैरी जज के फैसले से अपसेट होगी। फिर वो खुद मैरी के पास जाता है और उससे बात करता है। मैरी जो को बताती है कि जज रायन का दोस्त था। उसने जानबूझकर ये फैसला सुनाया कि जूलियट रायन के साथ ही रहेगी, और सबसे दुख की बात यह है कि रायन जूलियट को साथ लेकर हमेशा के लिए न्यू जर्सी जा रहा है। फिर जो मैरी को संभालता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो और जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगी तब तक जूलियट और तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैरी जो की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और फिर वो जो के करीब आ जाती है। आज काफी समय से जो उसके मन में ख्वाहिश थी वो जो के साथ अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं थियो लव को अपने साथ भाग जाने के लिए मना रहा था, क्योंकि थियो लव से प्यार करने लगा था और वो चाहता था कि लव भी सारे बंधन तोड़ के उसके साथ भाग जाए। लेकिन लव इतना बड़ा फैसला लेने से पहले टाइम मांगती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि शेरी और कैरी केज में बंद हैं और जब तक उनका कोई इंतजाम ना किया जाए तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकती। बेसमेंट में आने के बाद लव शेरी को थियो की कही हुई सारी बात बताती है। फिर शेरी लव को सुझाव देती है कि तुम्हें मैथ्यू को फंसाने के लिए मेरे ब्लॉग की हेल्प लेनी चाहिए। तुम एक ऐसी पोस्ट डालो कि मैथ्यू अपने घर पर शहर के सभी कैमरों की एक्सेस लिए हुए है, जिसके बाद वो जेल चला जाएगा और तुम नटैली मर्डर केस से आजाद हो जाओगी। लव को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब इस आइडिया के दो फायदे थे। पहला कि लव को अपना नाम बीच में घसीटना नहीं पड़ेगा और दूसरा ये था कि ब्लॉग अपलोड होते ही कैरी और शेरी इसे पोस्ट करते ही कहीं भाग गए हैं। फिर लव जो को टेक्स्ट करके फौरन घर पर आने के लिए कहती है, लेकिन जो इस वक्त मैरी के साथ रोमांस करने में बिजी था। फिर जब जो वहां से जाने लगता है तो मैरी उसे बताती है कि मैं भी रायन और जूलियट के साथ न्यू जर्सी चली जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पल भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर वो न्यू जर्सी चली गई तो जो एक बार फिर से अकेला हो जाएगा।
फिर जो तय करता है कि क्यों ना रायन को ही लाइन से हटा दिया जाए, ना रहेगा रायन और ना ही कोई न्यू जर्सी जाएगा। फिर वो आज रात ही उसे खत्म करने के बारे में ठान लेता है। फिर घर पहुंचने के बाद जो देखता है कि लव आज बहुत ही खुश है। फिर लव जो को बताती है कि शेरी ने मुझे नटैली मर्डर केस से बचने का एक जबरदस्त आइडिया दिया है। उसने कहा कि मैं उसके ब्लॉग के जरिए मैथ्यू को फंसा दूं और मैंने ठीक ऐसा ही करके उसे जेल भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। ये बात सुनकर जो लव के जालबाज दिमाग के बारे में सोचकर हैरान रह जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगी। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जिसके घर पर कई सारे लॉयर्स आए हुए थे। फिर वो सभी मैथ्यू को सजेस्ट करते हैं कि सारे के सारे वीडियोस और फुटेज डिलीट कर दो ताकि हम ये बात साबित कर सकें कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब मैथ्यू अच्छी तरह से जानता था कि कातिल लव ही है, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण वो सारी फुटेज डिलीट कर देता है। मैथ्यू को कोई भी अंदाजा नहीं था कि थियो ने पहले से ही उन सभी फुटेज को सेव कर लिया है। थियो को लग रहा था कि ये लव को दिखाने के काम आएगी, लेकिन जब थियो खुद उन फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल नटैली की गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जो बैठा था। ये बात मैथ्यू को इसलिए नहीं पता चली क्योंकि उसने केवल मेन विंडोज देखे थे, जबकि एक और वीडियो में ये साफ नजर आ रहा था कि गाड़ी स्टार्ट होने से पहले जो भी उस गाड़ी के अंदर था। अब थियो ये सारी बात लव को बताने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस शख्स को ये बात बताने जा रहा है असली कातिल तो वो खुद है। तभी हम लव को देखते हैं जिसने कैरी की गन उस केज के अंदर रख दी थी। फिर लव शेरी को कहती है कि तुम दोनों अपने मरने या जीने का फैसला खुद कर लो। तुम में से कोई एक सामने वाले को मारेगा और अंत में जो बचेगा मैं उसको छोड़ दूंगी। फिर इतना कहकर लव वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जो रायन को मारने का पूरा प्लान बना चुका था, फिर वो चुपके से रायन का पीछा करता है और उसके लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसको मारने का प्लान बनाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब जो ऊपर पहुंचता है तो रायन वहां था ही नहीं। तभी अचानक रायन पीछे से जो पर हमला कर देता है। फिर जो उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया था। लेकिन रायन कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मैरी के कहने पर मुझे मारने आए हो। फिर रायन जो को पुलिस की धमकी देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो खड़ा होता है और रायन को धक्का देकर बालकनी से नीचे गिरा देता है। जो को उम्मीद थी कि रायन इतनी ऊपर से गिरने के बाद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जब वो रायन को हलचल करता हुआ देखता है तो जो फौरन नीचे जाकर उसे चाकू से मार डालता है। अब रायन का खून करने के बाद जो को भी काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने आज किसी ऐसे इंसान को मारा है जो वैसे भी जिंदा रहने के काबिल नहीं था। अगले सीन में हम थियो को देखते हैं जो लव को सीसीटीवी फुटेज वाली बात बताने आया था। जब लव थियो को वहां नहीं मिलती तो वो बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट में चला जाता है। फिर शेरी थियो को देखते ही उसे कहती है कि हमें बचा लो, लव एक खूनी है और वो नटैली की तरह हम दोनों को भी मार डालेगी। लेकिन थियो को शेरी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को बचाने के बारे में सोचता है। काफी कोशिशों के बाद थियो को उस केज की चाबी मिल जाती है। फिर वो जैसे ही चाबी लेकर अंदर जाने लगता है तभी वो देखता है कि लव भी वहां पर आ गई है। फिर लव थियो को कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर जवाब में थियो कहता है सच सच बताओ, शेरी कह रही थी कि तुमने ही मेरी मोम को मारा है। थियो की इतनी बात सुनते ही लव उसके सामने इमोशनल होने का नाटक करती है। वो ऐसे दर्शाती है जैसे उसे थियो की बहुत फिक्र है, लेकिन जैसे ही थियो वहां से जाने लगता है तो लव उसके सिर पर हमला करके थियो को भी मार डालती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं रायन को खत्म करने के बाद जो वापस अपने घर आ जाता है। सबसे पहले वो अपने हाथ पैर धोता है ताकि खून के सारे धब्बे मिट जाएं। लेकिन तभी उसे एक पुराने हादसे की याद आने लगती है। दरअसल अनाथालय में जो फियोना नाम की एक नर्स को बहुत ही पसंद किया करता था। वो हमेशा ही सोचता था कि वो फियोना के जल्लाद बॉयफ्रेंड को मार डालेगा, लेकिन फिर अपनी माँ वाले हादसे को याद करके जो रुक जाता था। जो का फ्रेंड माश उसे बताता है कि फियोना इन दिनों नजर नहीं आ रही। फिर जो को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब जरूर उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ही हुआ होगा। फिर वो तहकीकात करने के लिए फियोना के ऑफिस में जाता है। फिर वहां जाकर वो देखता है कि फियोना के कपबोर्ड में उसकी माँ की फाइल भी रखी हुई है। इसका मतलब जो की माँ उसे यहाँ पर छोड़कर जाने से पहले अपना पूरा बायोडाटा देकर गई है। फिर जो ये तय करता है कि वो अपनी माँ से मिलने जाएगा और उनसे सवाल करेगा कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जो जब खून से सनी हुई टी शर्ट बदल रहा था तभी वो
देखता है कि लव अंदर आ रही है। फिर जो फौरन उस टी शर्ट को डस्टबिन में छुपा देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब लव भी जो से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जो भी एक पल में समझ जाता है कि जरूर लव ने फिर से किसी को मार डाला। उसके पूछने पर लव बताती है कि थियो को हमारे राज पता चल गए थे और इसीलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। लव को लग रहा था कि शायद जो को जब ये बात पता चलेगी तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन वो बड़ी ही शांति से लव को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं थियो की लाश को ठिकाने लगा दूंगा। दूसरी तरफ शेरी और कैरी एक अलग ही उलझन में फंसे हुए थे। दरअसल कैरी जब उस गन की हेल्प से केज का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है तो अचानक से गोली बैक होकर शेरी के ही कान में लग जाती है। फिर कैरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन शेरी गुस्से में कैरी के पांव को ही शूट कर देती है। अब इन दोनों साइको पति पत्नी के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केज से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन शेरी ये बात नहीं जानती थी कि अभी भी केज को अंदर से खोलने के लिए एक चाबी वहां मौजूद है। दरअसल जो और लव दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और इसीलिए उन दोनों ने ही एक एक चाबी अंदर छुपा रखी थी ताकि भविष्य में जब वो एक दूसरे को यहाँ बंद कर दें तो वो चाबी उन दोनों के काम आ सके। अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो मैरी को झूठी कहानी बताकर फंसा रहा था। जो मैरी को कहता है कि मैंने और लव ने तलाक लेने का फैसला किया है और अब हम दोनों ही एक हो सकते हैं। मैरी जो की बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो जो के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन मैरी को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस इंसान के साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच रही है वो असल में एक साइको किलर है। फिर मैरी से बात करने के बाद जो थियो की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक से जो देखता है कि थियो मरा नहीं जिंदा है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब लव ने अपना काम सही से नहीं किया। फिर जो सोचता है कि वो थियो को जिंदा ही दफना देगा क्योंकि अगर थियो बच गया तो वो जो और लव के सारे राज खोल सकता है। लेकिन फिर जो को मैरी की कही हुई कुछ अच्छी बातें याद आने लगती है। काफी सोचने के बाद जो तय करता है कि वो थियो को नहीं मारेगा बल्कि उसे पास वाले हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा देगा। दूसरी तरफ जब लव अपनी बेकरी में आती है तो वहाँ हर कोई बस रायन के बारे में ही बात कर रहा था। पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि रायन को किसी चोर ने मारा था, लेकिन लव को शक होने लगता है कि जरूर ये कत्ल जो ने ही किया होगा। फिर लव को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है कि मैरी ने लव को बताया था कि रायन उसका हस्बैंड है और जो भी अक्सर लाइब्रेरी से लेट घर लौटता है। इसका मतलब जरूर मैरी और जो के बीच में कुछ चल रहा है। अब लव समझ जाती है कि जो ने एक बार फिर से उसे धोखा दिया है। फिर वो उदास होकर बेसमेंट में चली जाती है और शेरी को अपने दिल की सारी बात बता देती है। शेरी तो वैसे भी लव और जो को अलग करने का ही मौका ढूंढ रही थी। फिर वो लव को भड़काते हुए कहती है कि तुम जो को खत्म कर दो क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो जिंदगी भर तुम्हें दुख पहुंचाता रहेगा। फिर लव को शेरी की ये बात सही लगती है क्योंकि जो कभी भी उसके साथ ईमानदार नहीं रहा। उसने हमेशा ही ऐसे दर्शाया जैसे वो दोनों बेस्ट कपल हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब लव इस कपल लाइफ को खत्म कर देगी। शाम के वक्त जब जो डांटे के पास हेनरी को लेने के लिए जाता है तो उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल लव 2 घंटे पहले ही हेनरी को ले जा चुकी थी, जबकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि लव ने हेनरी को ले जाने से पहले जो को ना बताया हो। अब जो समझ जाता है कि जरूर लव को सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। फिर घर आने के बाद जो देखता है कि लव उसके लिए चिकन बना रही है। अब लव एकदम से जो के ऊपर हावी नहीं होती बल्कि वो धीरे धीरे जो से सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है। जो भी अब और झूठ नहीं बोलना चाहता था। फिर वो लव को बता देता है कि हाँ मैं मैरी से प्यार करता हूँ और मुझे हम दोनों की खुशी के लिए तलाक चाहिए। बातों बातों में जो जेम्स वाली बात भी लव से पूछ लेता है। फिर लव कहती है हाँ मैंने ही जेम्स को मारा था, मैं तो बस उसे एकोनाइट देकर पैरालाइज्ड करने की कोशिश कर रही थी ताकि हम शांति से बात कर सके, लेकिन डोज कुछ ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर लव की इतनी बात सुनते ही जो समझ जाता है कि जरूर इस चिकन में भी एकोनाइट ही मिला होगा। फिर कुछ देर बाद जो के हाथ पैर भी पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। अब लव पर भरोसा करना और वापस घर आना जो की सबसे बड़ी गलती
गलती थी। फिर जब जो की पूरी बॉडी अकड़ जाती है तो लव उसके मुंह पर एक पट्टी बांध देती है। अब लव को अर्जेंटली कुछ केक की डिलीवरी करने के लिए कीकी के घर जाना था और इसीलिए वो जो को इसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू थियो को ढूंढता हुआ जो के घर पहुंच जाता है। वो जो की ऐसी हालत देखकर उसको कहता है, सच सच बताओ, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। फिर जो पलक झपककर इशारा करने की कोशिश करता है कि मेरे फोन की सर्च हिस्ट्री चेक करो। फिर जब मैथ्यू वो इशारा समझता है तो उसे जो की सर्च हिस्ट्री में एक हॉस्पिटल की तस्वीर मिलती है। अब मैथ्यू समझ जाता है कि थियो जरूर उसी हॉस्पिटल में एडमिट होगा, लेकिन जाने से पहले वो जो के मुंह पर पट्टी लगाते हुए कहता है कि तुम नटैली की तरह अपनी बीवी के हाथों ही मरोगे। फिर इतना कहकर मैथ्यू वहां से चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद लव वापस अपने घर आ जाती है। लव ने अब तक मैरी को भी टेक्स्ट करके वहां पर बुला लिया था। फिर लव मैरी से पूछती है कि दुनिया भर के इतने सारे मर्दों को छोड़कर तुमने मेरे ही पति को क्यों चुना। फिर जवाब में मैरी कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, उसने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द मैं और लव तलाक लेने वाले हैं। फिर लव सोचने लगती है कि वो इसी वक्त मैरी को मार डालेगी, लेकिन जब वो उसकी फूल सी बेटी जूलियट को देखती है तो लव के हाथ रुक जाते हैं। फिर लव मैरी को बताती है कि जो ने ही रायन को मारा था और जिस तरह उसने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया है, ठीक वैसे ही उसने मुझे भी फंसाया था। ये सब सुनने के बाद मैरी के होश उड़ जाते हैं। फिर लव उसे सलाह देती है कि माद्रे लिंडा छोड़कर तुम कहीं और चली जाओ, इतनी दूर कि फिर कभी इस शहर में वापस मत आना। अब मैरी लव की सलाह मान लेती है, लेकिन जाने से पहले वो लव को कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। अगर कभी तुम्हारा मन कहे कि मैंने गलत आदमी से प्यार किया है तो तुम जो को हमेशा के लिए छोड़ देना। मैरी की बातें सुनकर लव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैरी ने आज जो लव को बात कही थी, ये बात सालों से उसका मन कहने की कोशिश कर रहा था। फिर लव तय करती है कि वो अभी की अभी जो को मार डालेगी। फिर जैसे ही लव जो के करीब पहुंचती है तो जो तुरंत ही उसके पांव में इंजेक्शन ठोक है। यह सीन इस सीजन का सबसे बेस्ट सीन था, क्योंकि यहाँ से कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। दरअसल जो को एक्नोइट के बारे में पहले से ही पता था। उसने देख लिया था कि लव अपने गार्डन में उसे उगा रही है और इसीलिए जो ने एक्नोइट के एंटीडोट के बारे में भी पता लगा लिया था। जब लव कुछ देर के लिए किचन में गई तो उसी समय जो ने एंटीडोट ले लिया था और उसके बाद जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। इस इंजेक्शन के असर करते ही लव की मौत हो जाती है और यहीं से जो और लव की प्रेम कहानी का भी दी एंड हो जाता है। तभी हम शैरी को देखते हैं, जिसे उस एक्स्ट्रा चाबी के बारे में पता चल चुका था। फिर शैरी पूरा केज छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी एक्स्ट्रा चाबी के बारे में पता नहीं चलता। अब गोली लगने की वजह से कैरी भी लगभग मरने की हालत में ही था। फिर शैरी रोते हुए उसको कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। फिर जब शैरी गुस्से में सामने रखा हुआ एक छोटा बॉक्स गिराती है तो कैरी उसके अंदर चाबी देख लेता है। फिर वो दोनों ही पति पत्नी खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि इस केज के अंदर बिताए कुछ दिन उनके लिए नरक के बराबर थे, लेकिन अब वो इस कैद से आजाद होने वाले थे। दूसरी तरफ जो लव को ठिकाने लगाने का प्लान सोच रहा था, तभी उसे अपनी माँ वाली बात याद आती है कि जो जब उनसे घर गया तो उसने पूछा कि आखिर मेरी क्या गलती थी। आप जैकब को तो खुशी खुशी पाल रही हैं, लेकिन आपने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा। फिर जवाब में उसकी माँ कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नई शुरुआत करने के चक्कर में मैं भूल गई थी कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। तभी प्रेजेंट में जो सोचने लगता है कि मुझे कभी भी अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले, लेकिन मैं हेनरी के साथ कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर जो हेनरी को चुपचाप डांटे के घर के बाहर छोड़ आता है और फिर घर आने के बाद जो तय करता है कि वो लव का मर्डर भी एक सुसाइड केस बना देगा। फिर जो सबसे पहले अपने पांव की 2 उंगलियां काटता है ताकि पुलिस को लव की बॉडी के साथ उसकी उंगलियां भी मिल जाए। जो ने पूरा प्लान सोच समझकर बनाया था। अब वो इस घर को आग लगाकर यहाँ से भागने वाला था, ताकि जब यहाँ की तहकीकात हो तो पुलिस को लव की बॉडी और जो की 2 उंगलियां मिल जाए। इसी के साथ वो यहाँ पर नोट भी रखने वाला था। उस नोट में लिखा होगा कि मैं यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति से मुझे और हेनरी को खतरा है और इसीलिए मैंने उसे मारकर खुद की जान ले ली। जो की बाकी बॉडी पुलिस को कभी भी नहीं मिलेगी और फिर कुछ ही दिनों में माद्रे लिंडा के लोग इस हादसे को भूलकर वापस से अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे। जो का ये प्लान पूरी तरह से काम कर जाता है, क्योंकि घर जलने के बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। कुछ दिनों के बाद थियो भी हॉस्पिटल से लौट आता है और शैरी और कैरी भी एक बुक लिखते हैं जिसमें उनकी आप बीती केज वाली कहानी थी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो पेरिस में आकर अपने एक और झूठे नाम निक के साथ जीने
लगता है। उस हादसे के बाद मैरी भी गायब हो गई थी, लेकिन जो फैसला कर चुका था कि वो किसी भी हाल में मैरी को ढूंढ कर रहेगा। और इसी के साथ यू के थर्ड सीजन का एंड हो जाता है। अब क्या जो को मैरी मिल पाएगी या फिर किसी और लड़की को ही वो अपना अगला शिकार बनाएगा, ये हम यू के फोर्थ सीजन में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले 2 सीजन नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, वो भी इसी की तरह बहुत ही जबरदस्त हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप भी अपने लवर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उसको भी सेंड करें। वो डर के मारे खुद ही आपका पीछा छोड़ देगी या छोड़ देगा। तो मिलते हैं नए दिन नई सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।